मातृ प्रणाम। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर् देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। श्लोक अर्थ। जो विद्या की देवी भगवती सरस्वती कुंद के फूल, चंद्रमा, हिमराशि और मोती के हार की तरह धवल वर्ण की हैं, और जो श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, जिनके हाथ में वीणा दंड शोभायमान है, जिन्होंने श्वेत कमलों पर आसन ग्रहण किया है, तथा ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर आदि देवताओं द्वारा जो सदैव पूजित हैं, वही संपूर्ण जड़ता और अज्ञान को दूर कर देने वाली माँ सरस्वती हमारी रक्षा करें। धन्यवाद। Thank you. Thanks a lot, Mr. Vishesh. So I would like to tell one thing, that this whole Graduate Scholar Talk series, the program, it is a constant effort of a teacher, speaker, moderator, and audience. So in that manner, I would like to thank each and everyone who is present here today, beginning with the moderators who have consistently worked hard so that GSTS functions well. I would like to thank Mr. Shailendra, Ms. Manvi, Ms. Samriddhi, Mr. Ajay, Mr. Saurabh, and Mr. Shubham. I would also like to thank our support system, the teacher and the professors, without whom we couldn't imagine moving forward. Thank you, Dr. Manish Karamwar, first of all, who this GSTS has been his brainchild. Ms. Seema Mima ma'am, Ajay sir, Dr. D.N. Singh, Ms. Akriti Bodh ma'am, Mr. Gaurav sir, Dr. Sattan Singh, Mr. Rakesh, Dr. Pramod sir. Now, keeping in touch with the same line, I would like to call Dr. Pramod Dwivedi, who is an IQAC in charge, for his quick remarks about the GSTS, and if he would like to share his experience, I would like to call him. Sir. Pramod sir, are you here? धन्यवाद। हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय प्रोफेसर नचिकेता सिंह सर, जीएसटीएस के कन्वीनर रहे मनीष करमवार जी, अन्य शिक्षकगण और प्रिय विद्यार्थियों, निश्चित रूप से यह जो पूरा सफर है वह बहुत ही रोमहर्षक, बहुत प्रेरणादायी, बहुत ही ज्ञानवर्धक, विमर्श के क्षेत्र में नए नए आयाम देने वाला, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस सारे विमर्श से छात्र छात्राओं को इतनी अच्छी तरह से जोड़ने वाला रहा है। और उसी कड़ी में यह हमारा आज का 180वां टॉक जो है होने वाला है। तो हम सब के लिए यह बहुत प्रसन्नता की बात है, और आज का विषय भी बहुत ही समीचीन विषय है। जिस विषय पर आज का टॉक गुंजन देने वाली है, जो विषय है पितृसत्ता, पूंजीवाद और स्त्री दमन, स्त्री की अस्मिता, स्त्री की जो स्वतंत्रता का सवाल है, उससे जुड़ा हुआ आज का टॉक है। और मैं अनुभव के साथ कुछ जो विषय है आज का, कुछ सवाल हैं जिस पे मुझे उम्मीद है कि आज का जो टॉक है उन सवालों को संबोधित करेगा, क्योंकि पूंजीवाद से जोड़ा गया है विषय को। तो
जो स्त्री अस्मिता है, स्त्री स्वतंत्रता है, उसको पूंजीवाद ने कितना संभव बनाया है और उसके साथ ही साथ क्या अलग तरीके से उसे बाधित करने का काम किया है। क्योंकि स्त्री मुक्ति में एक बड़ा सवाल देह मुक्ति का भी रहा है। तो क्या देह मुक्ति प्रदान करने के साथ साथ एक छलावा के रूप में एक नई तरह से स्त्री देह को वस्तु के रूप में भी परिणत करने का काम पूंजीवाद ने किया है। एक समस्या भी मुझे दिखाई देती है कि पूंजीवाद में जो 3 वर्ग बने, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग, इन तीनों वर्गों की स्त्रियों की स्थिति अलग अलग है, उनकी मांगे अलग अलग हैं। तो उससे हम कैसे टकराते हैं। और साथ ही साथ जो बाजार पूंजीवाद है और जो सांस्कृतिक पूंजीवाद है, वे कभी एक दूसरे के विरोध में खड़े दिखाई देते हैं, कभी एक दूसरे से गठजोड़ करते हुए दिखाई देते हैं। तो इस दुष्चक्र में हम स्त्री अस्मिता, स्त्री स्वतंत्रता के प्रश्न को कैसे देखते हैं। मुझे पूरा विश्वास है, उम्मीद है कि इन सवालों से आज कर पाओ टकराएगा। मुझे बुलाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Pramod sir. Thank you for your encouraging words. Now it's time to invite today's guest of honor, who happens to be principal of Shyamlal College Evening, Dr. Nachiketa Singh. Thank you, sir, for first of all accepting our invitation. We are really humbled by your presence. It is my privilege to introduce Dr. Nachiketa Singh, sir, a distinguished academician and administrator who has made significant contribution to the field of political science. Dr. Singh currently serves as a principal of Shyamlal College Evening, having recently taken on this role after a notable tenure as a professor of political science at Shri Guru Tegh Bahadur Khalsa College. His leadership and commitment to academic excellence are well recognized both within and beyond the University of Delhi. Sir has been an active member of the Academic Council of Delhi University, where he played a crucial role in shaping college activities and academic policies. His outstanding contribution to interdisciplinary research was acknowledged when he was awarded the Interdisciplinary Innovation Research Project by University of Delhi for his work on contextualizing women's sport and marketing during the academic session of 2012-13. Sir's academic contributions are extensive, such as he has authored and contributed to several significant work, including Quest for New International Economic Order, Human Rights, Various Meanings, in the edited volume Human Rights, Gender and Environment by Biber Books. His insight into India's evolving foreign policy were featured in Under the Empire, India's New Foreign Policy. His current work is Mapping Governance Innovation. Moreover, he has more than 20 plus research publications on his name. Furthermore, his expertise on regional issues is evident in his article on Baluchistan, which was published in 2017. His excellence in the field of international studies was recognized globally when he was conferred an honorary membership by the International Studies Association at University of Arizona. Additionally, Dr. Singh was a member of UGC Expert Committee on Curriculum Development for CVCS. Beyond academics, Sir has demonstrated a strong commitment to social service as the convener of the National Social Service during 1999-2000. He had led a relief mission to Odisha following the super cyclone and organized a special blood donation camp in support of Kargil war. With nearly 30 years of teaching experience, Sir's contribution as an academician, researcher, administrator have left an indelible mark on both student and colleagues. Welcome, sir, and thank you again for accepting our invitation, sir. I would like to take the permission to begin, the talk, as well as for your quick remarks, sir. Shall I say some thanks to all the students and the faculty members and today's presenter. I'm extremely delighted to be invited to this 180th episode of Graduate Scholar Talk series, which I knew from the very beginning since its inception. And the way it has touched several milestones, and the one that you celebrated, the 100th episode in the university, I was very much present there, and I was feeling very proud of the fact that a college
which is located outside the campus and is not seen as a very leading college at that point of time, was doing something which was exceptionally well. And now today, by virtue of such activities in the college, I think the college has reached a level and has earned such a reputation that we can simply move forward with the similar activities in the college, which I'm sure the faculty members and students will come forward to do. And I'm there to help and support and motivate all of you to do such similar things in the college, which will earn us a good name in the university. And a special thanks to my colleague Manish and the entire history department for maintaining, sustaining this enthusiasm for such a long time. And the quality has improved over the years. And I remember it perhaps started during the COVID time, and even before, I guess. But they have really maintained the quality of the conversation, the presenters, and the themes and topics which you have chosen are really, really relevant to the purpose of academic research and conversation in the public domain. And I'm sure today's topic is going to enthrall all of us and will raise many critical questions to ponder and to critically analyze and come to some conclusion about such issues in social science, particularly the topic which is about feminism. I think it's a very, very common topic, but when it is linked to something called capitalism, it raises a lot of inquisitiveness. And that's why I thought I must be part of this deliberation. When Dr. Manish invited me yesterday in the college, I was really, really very happy. But at the same time, I had some prior engagement which made me a little skeptical whether I will be able to attend or not. But then today I decided, no, this is my first engagement with students, and I will cancel my prior engagements and be with you for 1 hour to listen to what the presenter is going to say. So all the best, and I'm eagerly waiting to hear now. Thank you very much. Thank you so much, sir. And I completely forget to mention that you have always been a constant support to the GSTS. I remember we have invited you in 54, 60th, and 100, and you have never struck down our invitation. You have always been there. This shows your alignment to the cause. Thank you so much, sir, once again for coming here. Thank you. Thank you. Now I would like to call Ms. Gunjan to present her talk on patriarchy, capitalism, and subjugation of women. Gunjan, over to you. So, hello everyone. Good evening. Hope I'm audible. Yes, you are. Just a little bit louder. You. Okay, sir. So, before starting the talk, I would to thank the Nachiketa sir for giving up his valuable time to attend the session. Thank you so much, sir. And I also want to thank GSTS, especially Manish sir, for providing me this amazing platform to share my idea. So, my name is Kunjan Kharwar, and I have done my graduation from Miranda House, and my topic is capitalism, patriarchy, and women's subordination. And my main objective is first objective is to create a self-consciousness among women regarding their subordination, and second objective कि कैपिटलिज्म एंड पेट्रियार्की जैसे ऐसे टॉपिक है जो हमारी लाइफ के एक्सपेक्ट को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं. एंड थर्ड इज विमेन एम्पावरमेंट.
सो मनीष सर, स्क्रीन कौन शेयर कर रहा है? प्लीज शेयर द स्क्रीन. Gunjan, it's been, screen I think is Hello. I am sharing the screen. Okay. Gunjan, go ahead. So it's not You are visible. Okay, due to maybe a network problem right now, so you can manage by your own if you are having that PPT with your mobile or any other device, so you can manage. Okay, sure. Meanwhile, Then I will share we'll my try screen. to show. Yeah. Due to the weather, it will. Manish, can you stop your PPT? So Gunjan will show our PPT. Hope is it visible? Yeah, it's visible. Go ahead. All the best. So, Go ahead. Okay. So I already told कि my topic is capitalism, patriarchy, and women subordination, and I also told my objective. And next thing कि इस talk में हम पहले introduction देखेंगे, and first section में patriarchy and male dominance देखेंगे, and second section में capitalist patriarchy देखेंगे, and last में conclusion देखेंगे. And वन थिंग की कैपिटलिज्म एंड पेट्रियार्की जैसे ऐसे टॉपिक हैं जिनके बारे में हम सभी ने सुना पढ़ा, इवन कॉन्फ्रेंस भी अटेंड किया होता है, बट आज हम कैपिटलिज्म एंड पेट्रियार्की को एक नए पर्सपेक्टिव, एक नए जेंडर लेंस और एक नए डाटा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसको देखने की कोशिश करेंगे. सो व्हाट इज द पेट्रियार्की? सो पेट्रियार्की इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, पेट्रियार्की refers to the oppression and marginalization that women undergo as a women in society where power is mostly detained by men. पेट्रियार्की पे काम करने वाले बहुत सारे प्रोमिनेंट अदर हिस्टोरियन हैं, जिनमें रोमिला थापर एंड उमा चक्रवर्ती, उनमें से एक गर्डा लर्नर है, एक बहुत ही प्रोमिनेंट जेंडर हिस्टोरियन है, जो कहती है कि पेट्रियार्की एक हिस्टोरिकली कंस्ट्रक्ट चीज है, और जो चीज हिस्टोरिकली कंस्ट्रक्ट है हम उसको डीकंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं और एक जेंडर इक्वालिटी बेस्ड सोसाइटी भी बना सकते हैं. एंड नेक्स्ट, अगर हम पेट्रियार्की के ओरिजिन की बात करें कि पेट्रियार्की एग्जिस्टेंस में कैसे आती है, तो इनिशियल फेज में जब हम हंटर गैदरिंग सोसाइटी में थे तो हमारी सोसाइटी मेनली जो थी वो मैट्री लीनियर एंड मैट्री लोकल थी, बट जैसे जैसे सिविलाइजेशन आगे बढ़ती गई हमारी सोसाइटी पैट्री लीनियर एंड पैट्री लोकल होती चली गई, जिसमें जस्ट लाइक कि लेटर वैदिक एज में जब गोत्रा सिस्टम इंट्रोड्यूस हो जाता है, विमेन्स एजुकेशन राइट छीन लिए जाते हैं, प्रॉपर्टी राइट, तो विमेन का सब्जुगेशन स्टार्ट होता और पेट्रियार्की से वेल एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन के रूप में आती है. एंड पेट्रियार्की आती क्यों है? मेनली क्योंकि विमेन की जो रिप्रोडक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि विमेन नेचुरली चाइल्ड प्रोड्यूस करती है, तो उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? चाइल्ड केयर करना और फैमिली केयर करना, और इसी के बेसिस पे सोसाइटी ने जेंडर रोल डिफाइन कर दिया. और नेक्स्ट पीपीटी में हम देखेंगे कि हिस्टोग्राफी के बारे में कि रिलीजियस से लेके ट्रेडिशनलिस्ट ग्रुप से लेके आज के मॉडर्न फेमिनिस्ट जो है वो पेट्रियार्की के बारे में उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है. तो ट्रेडिशनलिस्ट ग्रुप है या रिलीजियस ग्रुप ये कहता है कि विमेन सबऑर्डिनेशन इज अ यूनिवर्सल फेनोमेना, आर ए गॉड गिवन, नेचुरल, आर ए इम्यूटेबल, क्योंकि जो चीज गॉड गिवन होती है वो चीज क्या होती है? अनक्वेश्चनेबल होती है. बट जो हमारी स्कॉलर्स हैं, फेमिनिस्ट स्कॉलर्स ने इसको चैलेंज करना शुरू किया. उन्होंने कहा कि नहीं, सबऑर्डिनेशन ऑफ विमेन इज नॉट अ यूनिवर्सल फेनोमेना, इट्स अ हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्ट
अगर हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्ट है तो हम इसको डीकंस्ट्रक्ट भी करेंगे। बट ट्रेडिशनलिस्ट ने नेक्स्ट सेकंड थियरी क्या बोली कि विमेन सबऑर्डिनेशन इज अ बायोलॉजिकल। व्हाई? बिकॉज मैन हैज फिजिकली फिट स्ट्रेंथ, दे हैव एबिलिटी टू रन फास्टर, लिफ्ट हैवियर। इसीलिए मैन क्या है, मैन बेस्ट है बाहर के काम करने के लिए, हंटिंग के लिए, वॉरियर के लिए एंड प्रोवाइडर ऑफ फूड के लिए। इसीलिए कहीं ना कहीं ये प्रिमिटिव आइडिया हमारे यहाँ तभी आता है कि वल्नरेबल चीजों की को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैन की होगी। और इसी के कौन से विमेन क्या है वल्नरेबल, तो वही प्रिमिटिव आइडिया आज तक कंटिन्यू है कि मैन जो है विमेन को प्रोटेक्ट करेंगे। एंड सेम थिंग की जो बायोलॉजिकल क्लेम है ये कहीं ना कहीं मेल सुप्रीमेसी स्टैब्लिश करने के लिए है। एंड मैन द हंटर थियरी है, वो मैन द हंटर थियरी को भी बाद में चैलेंज किया गया कि इसको एंथ्रोपोलॉजिकल एविडेंसेस के बेसिस पे चैलेंज किया गया। जो ट्राइबल कम्युनिटी थे उनके डेटा कलेक्ट किए गए, जिसमें उन्होंने कहा कि रोल एंड स्टेटस भले डिफरेंट हो, मैन हंटिंग करते हो, विमेन गैदरिंग करते हो, बट दोनों का कंट्रीब्यूशन इक्वल था। ऐसा नहीं कि मैन हंटिंग करते हैं तो उनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा माना जाएगा, नहीं। और विमेन का तो इवन जो पॉटरी मेकिंग, हॉर्टिकल्चर का स्किल था, वो सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। एंड नेक्स्ट थिंग की ट्रेडिशनलिस्ट ने पहले ये कहा कि मेल सबऑर्डिनेशन ओवर विमेन जो है गॉड गिवन है, फिर उन्होंने कहा कि नहीं बायोलॉजिकल है। अब उन्होंने साइंटिफिक तरीके से प्रूव करने की कोशिश की, जिसमें डार्विनियन की सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थियरी आती है, जिसने अनइक्वल वेल्थ एंड प्रिविलेज को जस्टिफाई कर दिया। और जो साइंटिफिक डिफेंडर थे पेट्रियार्की को जस्टिफाई करते हैं कि विमेन अनसुटेबल है पब्लिक स्फेयर के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, क्यों? मैटरनल, प्रेगनेंसी, मेनोपॉज एंड मेंस्ट्रुएशन जैसी चीजों के लिए। इससे मेंस्ट्रुएशन को आज की सोसाइटी में अभी भी हम टैबू की तरह विमेन को पॉल्यूट मानते हैं उस टाइम पे। बट रिसेंट डेटा हमें दिखाते हैं यूएस जैसे कंट्री के 70% जो डाइवोर्स रेट है या विमेन का जो अनमैरिड रहने का डिसीजन है, कहीं ना कहीं ट्रेडिशनलिस्ट का जो असाइन रोल है विमेन का कि विमेन क्या करेगी, सिर्फ चाइल्ड प्रोड्यूस करेगी और फैमिली केयर करेगी, कहीं ना कहीं ये चैलेंज है। एंड नेक्स्ट थियरी हमारी मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन की है, जिसमें फेडरिक एंगल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, जिसमें उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ऑरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट। इसमें इन्होंने कहा कि सरप्लस ही प्राइवेट प्रॉपर्टी, सरप्लस की वजह से प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आता है, और उसकी वजह से विमेन सेक्सुअलिटी जैसी चीजें जो हैं बहुत सेंटर में आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि मैन को ये जरूरी हो गया कि वो अपनी प्रॉपर्टी सिक्योर करे और अपने ऑफस्प्रिंग की लेजिटिमेसी को बनाए रखे। एंड स्टेट आने से मोनोगेमस फैमिली कन्वर्ट हो गई पैट्रियार्कल फैमिली में। और एंगल्स हमें बताते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी, मोनोगेमस फैमिली एंड प्रोस्टिट्यूशन का कैसे सीधा रिलेशन है। एंड विमेन इंस्लाइमेंट के पीछे कहीं ना कहीं प्राइवेट प्रॉपर्टी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एंड नेक्स्ट थियरी हमें बताती है क्लॉडे लेवी स्ट्रॉस का, जो कि एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। वो कहते हैं कि विमेन सबऑर्डिनेशन इज अ क्रूशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कल्चर, जिसमें एक्सचेंज ऑफ विमेन कहीं ना कहीं फर्स्ट फॉर्म ऑफ ट्रेड की तरह है। क्योंकि जब विमेन का एक्सचेंज स्टार्ट हो गया, मतलब विमेन को कमोडिटी की तरह ट्रीट किया जाने लगा। आई मीन आज भी हम देखते हैं कि कन्यादान जो है कॉन्टिन्यू है हमारी सोसाइटी में। दान हम किसी वस्तु का कर सकते हैं, ना कि किसी ह्यूमन बीइंग का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कुछ रेज करते हैं कि व्हाई ओनली विमेन एक्सचेंज नॉट मैन, एंड व्हाई विमेन एग्री टू डू इट। इसके बाद एक शायरी ऑथर 1974 में आती हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, जो कहती हैं कि सोसाइटी में जो विमेन है, विमेन आर आइडेंटिफाई एज बीइंग क्लोजर टू नेचर देन टू कल्चर। इसकी वजह से जो विमेन का ट्रेडिशनल सोशल रोल है वो इम्पोज किया गया बिकॉज ऑफ हर बॉडी एंड इट्स फंक्शन। एंड सेकेंड थिंग इज साइकी स्ट्रक्चर। एंड लास्ट में जो एलिजाबेथ कैडी हैं, वो कहते हैं कि मैटरनिस्टिक और मदर सेंटर सोसाइटी एग्जिस्टेड इन सम नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स। सो इसमें बेसिकली हमने बहुत ब्रीफ में हिस्टोग्राफी देखा। एंड नेक्स्ट थिंग कि व्हाट इज द कैपिटलिज्म। So capitalism and economic system in which the means of production of goods or service are privately owned and operated for a profit. कैपिटलिज्म का सोल मोटिव है सिर्फ प्रॉफिट। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी करता है, विमेन को राइट्स भी देता है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे उसका मोटिव क्या है? प्रॉफिट। एंड फर्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे, फर्स्ट सेक्शन हमारा पैट्रियार्की एंड मेल डोमिनेंस का है, जिसमें पेट्रियार्की है। पेट्रियार्की की वजह से ही कहीं ना कहीं मैन प्रिविलेज्ड है और मेल डोमिनेंस है।
पेट्रियार्की ने जेंडर रोल डिफाइन कर दिया कि कुकिंग काम है तो विमेन ही सिर्फ करेगी, चाइल्ड केयर है तो विमेन करेगी। इसकी वजह से कहीं ना कहीं इनकम इनक्वालिटी क्रिएट हुई, कल्चरल नॉर्म्स एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस सबसे इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि होमोसेक्सुअलिटी जैसी चीजें, या सिर्फ आप एक पर्टिकुलर जेंडर से बिलोंग करते हो इसलिए आपको वो वायलेंस सहना पड़ रहा है। एंड नेक्स्ट थिंग कि पेट्रियार्की की वजह से हमें विमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस होता है वो हमें बहुत नेचुरल लगता है, क्योंकि पेट्रियार्की ने उसको नेचुरलाइज कर दिया है। अगर एक हस्बैंड वाइफ को स्लैप कर दे तो हमें ये बिल्कुल ऑड नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि पेट्रियार्की विमेन को कैसे ट्रीट करती है कि वाइफ जो है हस्बैंड की प्रॉपर्टी है, तो वो उसको किसी भी तरीके से ट्रीट कर सकता है। और ये सिर्फ डोमिनेंस जो है सिर्फ वायलेंस पे बेस नहीं है, इसके लिए आइडियोलॉजी डेवलप की गई, रिलीजन बनाया गया, कल्चर बनाया गया, मीडिया को वैसे रिप्रेजेंट किया गया। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं आइडियोलॉजी का, कि आइडियोलॉजी के बेसिस पे कैसे डोमिनेंस है, तो हम देखते हैं कि जो विमेन सेक्रीफाइस से रिलेटेड चीजें होती है उसको बहुत ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है। या जो आइडियल विमेन है पेट्रियार्कल सोसाइटी के लिए, जैसे सीता का एग्जाम्पल बार बार दिया जाता है, किसी को द्रौपदी बनने का एग्जाम्पल नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसने अथॉरिटी के खिलाफ क्वेश्चन उठाया। इसी तरह रिलीजन है, रिलीजन आपको ट्रू कल्टहुड ऑफ विमेन बनने की सलाह देता है कि आपको सबमिसिवनेस होना चाहिए, पायस होना चाहिए, आपकी चैस्टिटी सिर्फ आपके हस्बैंड के लिए होनी चाहिए। उसी तरह मीडिया कैसे पेट्रियार्कल फैमिली को प्रमोट करती है, हम डेली लाइफ में इसको देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट थिंग कि पेट्रियार्की की वजह से आज विमेन ओवरवर्कड हो चुकी हैं। चाहे वो डोमेस्टिक, अगर एक वर्किंग विमेन है तो उसको डोमेस्टिक स्फीयर का काम करना ही है, इवन उसको बाहर का भी काम करना है, बट उसके साथ जो ट्रीटमेंट है वो इक्वल नहीं होता। उसको कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वो विमेन है। और इसका मेन रीजन क्या है? इसका मेन रीजन मेनली पेट्रियार्की है। एंड नेक्स्ट थिंग कि हम कुछ डेटा के थ्रू देखेंगे कि कैसे जो पेड वर्क है उसमें सिर्फ विमेन का पार्टिसिपेशन 20% है, और और मेन का पार्टिसिपेशन 64। वही अनपेड में हम देखते हैं तो विमेन का पार्टिसिपेशन 92% हो जाता है और मेन का सिर्फ 50%। अप्रॉक्स विमेन 8 आवर मोर वर्क करती हैं, डोमेस्टिक वर्क करती हैं मैन के कंपेरिजन, और मैन के केस में डेटा सिर्फ 3 आवर का है। एंड नेक्स्ट थिंग कुछ और डेटा है हमारे पास कि जो वायलेंस है कि हस्बैंड के थ्रू 30%, रेप जैसे 8% डेटा, किडनैपिंग के 16-17%। ये चीजें क्यों है? कहीं ना कहीं इसके पीछे हमारी जो पेट्रियार्कल माइंडसेट है वो काम कर रहा है। क्यों हस्बैंड वाइफ को क्यों मार देता है हमेशा? क्यों? क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी है। रेप विमेन का क्यों हो जाता है? क्योंकि मैन को पता है वो कर सकता है। इवन इसका बेस्ट एग्जांपल हम पार्टीशन के टाइम का देखते हैं कि पेट्रियार्की में जैसे कि पार्टीशन के टाइम एक कम्युनिटी ने दूसरे कम्युनिटी के विमेन का बहुत रेप किया। क्यों किया? क्योंकि उन्हें पेट्रियार्की विमेन को एज ए फैमिली ऑनर या फिर इज्जत की तरह ट्रीट करती है। तो उनका मेन मोटिव क्या था कि हम इनकी इज्जत खराब कर देंगे। और ये सभी क्रुएल्टी के पीछे कहीं ना कहीं उससे पेट्रियार्कल माइंडसेट काम कर रहा है। एंड नेक्स्ट थिंग कि डोमिनेशन है क्यों? क्योंकि विमेन के पास कोई राइट्स नहीं है। राइट्स क्यों नहीं है? क्योंकि पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर ऐसा है कि बचपन में विमेन को बाहर नहीं जाने दिया जाता है, अच्छी एजुकेशन नहीं दी जाती है। इवन जब अच्छी एजुकेशन नहीं होती तो उनके पास वो स्किल नहीं होते, इकोनॉमी में अच्छी जॉब अवेलेबल होने के बाद भी विमेन उस अपॉर्चुनिटी का लाभ नहीं ले पाती। और इसकी वजह से पहले वो फादर पे डिपेंडेंट होती है, बाद में हस्बैंड पे, और उसके बाद लास्ट में सन पे। और जब आप खुद फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं होगे तो आप अपने डिसीजन भी मेक नहीं कर सकते। एंड कुछ अदर डेटा हम देखेंगे कि 18 ईयर पहुंचने से पहले हर 5 में से एक गर्ल की शादी करा दी जाती है। हर 4 में से एक लड़की सेकेंडरी स्कूल तक पहुंचते पहुंचते ड्रॉप आउट या उसकी स्कूल एजुकेशन ही खत्म हो जाती है। इवन चाइल्ड बर्थ के टाइम डेथ का रेशियो 800 है। एंड जेनिटल मल्टीलेशन एंड चाइल्ड मैरिज जैसी चीजें अभी भी हैं। जैसे हरियाणा के केस में सन प्रेफरेंस अभी भी कितनी ज्यादा है, और राजस्थान में है चाइल्ड मैरिज के केसेस अभी भी बहुत आते हैं। इवन लास्ट में देखेंगे कि कैसे विमेन का अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे खुद कंट्रोल नहीं है, राइट नहीं है। आज भी हर, चाहे वो डेवलप कंट्री हो, अंडर डेवलप कंट्री हो, कहीं भी विमेन को अभी भी अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए लड़ना है। क्यों? क्योंकि जैसे एबॉर्शन राइट को लेके, चाहे वो यूएस हो चाहे इंडिया, हर जगह विमेन अभी भी फाइट कर रही हैं।
एंड नेक्स्ट थिंग कि वायलेंस जो है हमारा सिर्फ फिजिकल वायलेंस नहीं किया जा रहा है विमेन के अगेंस्ट, वो मोरल वायलेंस भी है, स्ट्रक्चरल वायलेंस भी है। जैसे फिजिकल वायलेंस तो हमें रेप का, डोमेस्टिक वायलेंस का दिख जाता है। मोरल जैसे कि ह्यूमिलिएशन भी बहुत होता है विमेन का, इंसल्ट। स्ट्रक्चरल वायलेंस हमें मेनली स्कूल जैसे इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वहीं से सिखा दिया जाता है कि विमेन जो है पॉलिटिक्स के लिए फिट नहीं है, ये पर्टिकुलर जॉब के लिए विमेन फिट नहीं है। तो कहीं ना कहीं शुरू से एक जेंडर का मार्जिनलाइजेशन हो जाता है और ये कहीं ना कहीं वायलेंस है। एंड कुछ अदर डेटा हम देखेंगे कि क्या विमेन की कंडीशन में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। ये कुछ रिसेंट डेटा है कि बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, जिसमें बिफोर इंडिपेंडेंस में मैरिज एज जो था पहले 15 था, बट अब वो 22 हो गया है। एंड चाइल्ड बियरिंग के केसेस भी कम हुए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट मैटरनल मोर्टालिटी रेट जो है 2000 पर 1 लाख था, बट अब ये कम होके 97 पर 1 लाख, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है लिटरेसी रेट। पहले जहाँ 14-15% मैक्सिमम लिटरेसी रहती थी, चाहे वो लोअर कास्ट वीमेन हो, हाई कास्ट वीमेन हो, और अब वो लिटरेसी रेट बढ़ के 77% हो गई है। तो ये हमारे लिए बिग अचीवमेंट्स भी हैं। एंड सेकेंड सेक्शन में हम देखेंगे कैपिटलिस्ट पेट्रियार्की के बारे में, कि कैपिटलिज्म ने कैसे पेट्रियार्की के साथ अलायंस करके अपने प्रॉफिट को डबल कर दिया है। हमें इवन दिखता है कि नहीं, मतलब कैपिटलिज्म है, मॉडर्निटी है तो सब कुछ अच्छा होगा, नहीं। कैपिटलिज्म ने जितने राइट्स दिए हैं उतना विमेन का एक्सप्लॉयटेशन भी किया है। एंड टू थियरी भी इसी पे बेस्ड है, जैसे टू सिस्टम थियरी एंड सेकेंड हाइपोथेसिस एंड यूनिटरी थ्योरी। ये दोनों बेसिकली थ्योरी ये कहते हैं कि क्या कैपिटलिज्म और पेट्रियार्की ऑटोनोमस सिस्टम है या इंटर रिलेटेड है। और सेम चीज यही कहती है कि नो डाउट कैपिटलिज्म के आने की वजह से विमेन के अंदर सेल्फ अवेयरनेस नहीं आई, अपने राइट्स को लेके विमेन जागरूक नहीं हुई, नो डाउट। लेकिन विमेन ने जितना कैपिटलिज्म ने राइट दिया उतना एक्सप्लॉयटेशन भी किया है। इवन सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन का फॉर्म चेंज कर दिया है। जस्ट लाइक इन केस ऑफ आईवीएफ एक एग्जांपल, जिसमें आईवीएफ जैसे टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का कोई बहुत सेंस नहीं है अगर प्रॉफिट को हटा दे तो। क्योंकि आईवीएफ आ जाने से ये विमेन के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर डालता है कि आपकी एग्जिस्टेंस सिर्फ आपके चाइल्ड से है, आपको चाइल्ड प्रोड्यूस करना ही है, नेचुरली नहीं तो टेक्नोलॉजी की हेल्प से। और इसका मेन फायदा किसको होता है? कैपिटलिस्ट को, क्योंकि कैपिटलिस्ट को पता है कि एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में चाइल्ड की कितनी इंपॉर्टेंस है। एंड नेक्स्ट थिंग कि कैपिटलिज्म आने से एक हाउस वाइफ जैसा कॉन्सेप्ट आता है जो कि बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, क्योंकि पहले हाउस होल्ड लेवल पे प्रोडक्शन होते थे। तो हाउस होल्ड लेवल में मैन, वीमेन, चिल्ड्रन सभी का इंपॉर्टेंट रोल होता था, जिसमें बट इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो लार्ज स्केल पे मास प्रोडक्शन हुआ, तो उसकी वजह से जो मैन थे वो पब्लिक स्फेयर के लिए फिट माने जाने लगे और विमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, आप प्राइवेट स्फेयर में रहो। इसकी वजह से विमेन जो है मैन के ऊपर टोटली डिपेंडेंट हो गई, और विमेन के जो काम को अनपेड मान लिया गया, कि विमेन का काम अंडर वैल्यूड कर दिया गया, कि हाउस वर्क क्या है, ये तो अंडर वर्क है। फिर मिलियंस ऑफ डॉलर जो है, भी रिसेंट डेटा था कि उसको कैलकुलेट किया गया हाउस वाइफ का जो वर्क है। एंड कहीं ना कहीं पेट्रियार्कल सोसाइटी की वजह से कैपिटलिस्ट को चीपर लेबर में मिल जाता है, क्योंकि नहीं पता है क्या पेट्रियार्कल सोसाइटी विमेन की वैल्यू उतनी नहीं है, तो जिस सेक्टर में विमेन जाती हैं वहां पे लो वेज कैपिटलिस्ट कर देते हैं, तो इनको चीप लेबर मिलना, इसीलिए इन्होंने कहीं ना कहीं पेट्रियार्की के साथ अलायंस भी किया। कुछ डेटा हमें दिखाते हैं कि कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ इंडिया में विमेन सिर्फ 12% और मैन 88%। क्यों? क्योंकि विमेन मेनली डोमेस्टिक स्फेयर में ही है। जब वो दिन भर घर का काम करेंगी तो वो बाहर ऑफिस में जाके दूसरे काम को कैसे करेंगी? जिसमें कुछ डेटा दिखाता है कि रूरल एरिया में 55.7% डोमेस्टिक ड्यूटीज करती हैं एंड अर्बन एरिया में 59। और विमेन एवरेज एक डेटा दिखाता है कि विमेन स्पेंड 5 आवर्स अ डे ऑन अनपेड डोमेस्टिक वर्क। एंड नेक्स्ट थिंग कि पैंडेमिक ने कैसे जो वर्किंग वीमेन थे और मैन थे उनकी लाइफ पे इम्पैक्ट डाला। तो सबसे इम्पोर्टेंट कि नो इफेक्ट में मैन का केस जो 60% है, बट वहीं वीमेन के केस में ये सिर्फ 18% है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि जो डिलेड जॉब लॉस है उसमें मैन का केस सिर्फ
परसेंटेज सिर्फ 7% है और विमेन के केस में से ये 46.6% है। एंड नेक्स्ट थिंग की जो विमेन, ठीक है 60-70% विमेन डोमेस्टिक स्फेयर में ही है, लेकिन जो 30-40% विमेन बाहर जाके काम भी करती है पब्लिक स्फेयर में, तो वहां भी उन्हें बहुत तरह के एक्सप्लॉयटेशन को फेस करना पड़ता है, चाहे वो वर्क प्लेस एक्सप्लॉयटेशन हो या सेम काम करने के लिए फिर भी उनको लो वेजेस मिलते हों। इवन विमेन का मेनली पार्टिसिपेंट्स जो है वो पार्ट टाइम जैसे एम्प्लॉयमेंट में ही है ज्यादा है। जैसे कि एक डेटा दिखाते हैं कि 40-50% ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट ग्लोबली, जिसमें 57% जो पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट विमेन का है। एंड कुछ 100 कंट्रीज का एक डेटा दिखाता है कि 87% ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट में 34% विमेन जो है पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट पे, और मैन के केस में ये सिर्फ 23% है। एंड विमेन का पार्टिसिपेशन भी है अगर बाहर पब्लिक स्फेयर में, तो मेनली इनफॉर्मल वर्क में है। इनफॉर्मल वर्क का मतलब क्या है? जहाँ रूल रेगुलेशन उतने स्ट्रिक्ट नहीं हो, तो जहाँ रूल रेगुलेशन स्ट्रिक्ट नहीं होंगे वहाँ विमेन एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा होगा, जैसे एग्रीकल्चर फील्ड, स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस। और इसमें भी कुछ डेटा, ग्लोबली ये डेटा दिखाता है कि 16% जो है, 25% लैटिन अमेरिका में, 80% अफ्रीका में, मेनली डेवलपिंग कंट्रीज में जो विमेन है इनफॉर्मल सेक्टर में ज्यादा है। एंड नेक्स्ट थिंग कि कुछ इंडिया का डेटा भी हम देखते हैं कि विमेन जो है एग्रीकल्चर फील्ड में 70.8% है, अर्बन एरिया में 7 या 8% अप्रॉक्स। बट इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि विमेन 70% एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व भी हैं, उनकी कोई रिकॉग्निशन भी नहीं है। जैसे कि एक 2022 का एनसीआरबी का डाटा है, इसमें वो दिखाता है कि 5472 मेल में मेल ने जो पीजेंट थे उन्होंने सुसाइड किया, जिसमें 611 विमेन भी थी, लेकिन उनको पीजेंट सुसाइड नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि विमेन के नाम पे भी प्रॉपर्टी नहीं है, उनको पीजेंट कंसीडर ही नहीं करते। एंड कुछ अदर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हम देखते हैं कि हमारा जो सदर्न है, सदर्न स्टेट है, उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेटर है नदर्न स्टेट से। क्यों? क्योंकि सदर्न स्टेट ने अच्छा काम किया विमेन एजुकेशन पे। तो जब विमेन के पास एजुकेशन होगा, स्किल होगा, तो जॉब अपॉर्चुनिटी का भी लाभ ले सकती हैं। एंड नेक्स्ट थिंग की सबसे इम्पोर्टेंट चीज है गवर्नमेंट रोल, कि गवर्नमेंट विमेन इमांसिपेशन एंड विमेन के अपलिफ्टमेंट में क्या कर रही है। तो गवर्नमेंट में भी नो डाउट बहुत अच्छी अच्छी स्कीम लाए, मनरेगा लाई, जनधन लाया, एनआरएलएम, आयुष्मान, मुद्रा। जैसे ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज तक जिस सोसाइटी में विमेन को प्रॉपर्टी राइट्स नहीं थे, एजुकेशन अच्छा नहीं दिया जाता था, जॉब के लिए उनको अलाउ नहीं था, वहाँ मनरेगा में जैसे 54% विमेन का पार्टिसिपेशन, विमेन के पास अपना अकाउंट 86%, की बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। और गवर्नमेंट में कुछ अभी रिसेंट भी 2024 में जैसे कि डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, और लखपति दीदी स्कीम विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए लाया है। लेकिन ये नो डाउट कि प्रोग्रेसिव कदम नहीं है गवर्नमेंट के, बट प्रोग्रेसिव स्टेट होने के साथ साथ ये अभी भी इनफ नहीं है। अभी भी विमेन को अपने राइट्स को लेके, अपने राइट्स को लेके उतनी अवेयरनेस नहीं है जितनी होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट थिंग, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कंक्लूजन, जिसमें हमने पूरे टॉक में यही देखा कि पेट्रियार्की जो है, पेट्रियार्की सिर्फ वायलेंस पे बेस्ड इंस्टीट्यूशन नहीं है, क्योंकि 2000 सालों से चली आ रही है। तो इसमें अपने अकॉर्डिंग आइडियोलॉजी डेवलप की, रिलीजन को वैसे बनाया, कल्चर को वैसे बनाया, और विमेन का सबऑर्डिनेशन हजारों सालों से करती रही। नो डाउट कि रेजिस्टेंस की आवाज पहले नहीं थी, या फिर ये सिर्फ 1917 के फेमिनिज्म मूवमेंट से स्टार्ट होता है। रेजिस्टेंस की आवाज जो है महाभारत की द्रौपदी से स्टार्ट हो जाती है, बट हमेशा जो रेजिस्टेंस की आवाज थी उसको दबा दिया जाता है। बट फेमिनिज्म आने की वजह से ये एक वेल ऑर्गेनाइज मूवमेंट बन जाता है, जिसमें विमेन ने अपने राइट्स के खिलाफ आवाज उठाना शुरू की कि हमें राइट्स चाहिए, हमें इक्वल राइट्स चाहिए। जब विमेन हमेशा से 50% रेशियो में थी, तो उनके वर्क को आप ऐसे निग्लेक्ट कैसे कर सकते हो। एंड सेकेंड पोर्शन में हमने देखा, सेकेंड सेक्शन में, कि पैट्रियार्की जो है, कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म ने विमेन की एक्सप्लॉयटेशन को खत्म नहीं किया बल्कि सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर दिया। विमेन को एक चीप लेबर की तरह यूज किया है कैपिटलिज्म ने। एंड नेक्स्ट थिंग कि हम क्या कर सकते हैं जेंडर इक्वालिटी के लिए। सो
जॉब के लिए किसी भी तरह का बैरियर नहीं होना चाहिए कि ये मैन का जॉब है, विमेन का। जिसकी जो डिजायर जॉब है उसको अलाउ होना चाहिए। किसी भी तरह का पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि काम सिर्फ विमेन कर रही है तो इसमें वेज उनके वेज जो होंगे कम होंगे, और मैन परफॉर्म कर रहा है ये काम तो उसके लिए बेटर सैलरी होगी। नहीं, रिप्रेजेंटेशन गैप नहीं होना चाहिए, 50-50 रेशियो होना चाहिए। जैसे कि विमेन को हम इंकरेज तो कर देते हैं जॉब पे जाने के लिए, बट प्रॉब्लम क्या है कि जैसे कि आज के टाइम पे टीचिंग का फेमिनाइजेशन हो गया है, क्योंकि विमेन के लिए सुटेबल जॉब हम टीचिंग बैंकिंग ही मानते हैं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, हर फील्ड में 50-50% का रेशियो होना चाहिए। नो सेक्टर गैप, आई मीन हमने अभी डेटा देखा कि कैसे 70% जो एग्रीकल्चर में विमेन है, और जो हाई पेड सैलरी वाले जॉब हैं उनमें मेनली कौन है, मैन। तो ऐसा नहीं, 50-50% रेशियो हर जगह होना चाहिए। और नो लाइफ कैप, जब क्योंकि एक आइडियल सोसाइटी तभी हमारी बनेगी जब मैन भी 50% रेशियो में होंगे और विमेन भी। और ऐसा नहीं कि हमेशा से नहीं रहा, हमेशा से सिविलाइजेशन में मैन विमेन 50% के रेशियो में रहे हैं, बट विमेन के काम को वही कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। एंड कमला बशीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट है जो मैं पढ़ना चाहूंगी। इफ पेट्रियार्की इज अ वायरस, द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ वैक्सीन। फेमिनिज्म इज अगेंस्ट पेट्रियार्की, इट इज नॉट अगेंस्ट मैन। क्योंकि आपको फेमिनिस्ट होने के लिए, अपने राइट्स लेने के लिए एंटी मैन होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि पेट्रियार्की के विक्टिम सिर्फ विमेन नहीं है, मैन भी उतने ही इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि पेट्रियार्की की वजह से मैन बहुत लेस एक्सप्रेसिव हो गए हैं, किसी किसी चीज पे मैन के ऊपर ओवरबर्डन है। तो हमें पेट्रियार्की या मैट्रियार्की सोसाइटी नहीं बनानी, हमें जेंडर इक्वालिटी पे बेस्ड सोसाइटी बनानी है जहां सबका रिप्रेजेंटेशन इक्वल होगा। सो दैट्स इट, थैंक यू। Thank you so much, Miss Gunjan. Thanks a lot. It was a very nice talk on the feminism, the patriarchy, capitalism, and the subjugation of women. You have, and I'm sure you have gone through a very hardworking week for the preparation of such talk. So, with the time limit, keeping in the mind the time limit, we would now like to take the question and answer. Okay, I just want to ask one question from the Gunjan, like how you prepared for this whole talk, and what was your experience with the GSTS? Gunjan. सो मेनली मैंने 3-4 बुक जो थी, मैंने ऑलरेडी इसको पढ़ा था अपने, क्योंकि जेंडर पेपर मेरा एक सेपरेट पेपर रहा है ग्रेजुएशन में। तो उस बुक से मुझे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिले, और कुछ मेरे जो कॉलेज वाले प्रोफेसर थे उन्होंने हेल्प की, उन्होंने रीडिंग भेजा मुझे, कुछ आर्टिकल नए, रिसर्च, कुछ नए डेटा बताए। और मेनली जो जीएसटीएस टीम थी उसने मुझे बहुत हेल्प की, मुझे गाइडेंस दिया, स्पेशली मनीष सर एंड मानवी, जिन्होंने मुझे हर एक चीज बताया कि नहीं यहाँ पे ये चीज है, ये गैप है, आप इसको फुलफिल करो। सो दैट्स इट। Okay, so thanks a lot, Gunjan. I again say, like, there are a lot of questions in the chat box. I would again say that we do not have the time to go through the question and answer round, so we are dropping it for today. So moving into the talk, I would like to call Dr. Nachiketa sir for his remarks on the topic, talk, and event. So, Well, thank you very much. Gunjan, you have really presented a very well-researched paper. What I was little intrigued by the fact that that you have situated women in the larger context of the capitalist market economy, and how gender and other such issues related to the women as such have affected their life. But I think that women, if you look at them in the era of capitalism, it's not about only issues related to patriarchy and gender that have affected their life, but a whole lot of opportunity in I mean, through the capitalist market economy have emerged, due to which women also have made progress. So मैं हिंदी में बोलूं तो मैं ये जानना चाह रहा हूं
कितना आप इस चीज को देखते हो कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है वो वुमेन को उस सिचुएशन से निकालने में मददगार साबित हुई है? बिकॉज we have seen with the course of time the entire process of capitalism has also complemented and supplemented the idea of women's empowerment in terms of financial independence, in terms of emancipation in every respect. We have seen, if not the entire lot of women, but a sizable section of women in our society today have got some avenue to explore their talent and skill, and have pursued their interest in several fields to grow independently. So क्या आप इस चीज को सिर्फ एक नेगेटिव इम्पैक्ट के रूप में देखते हो कि कैपिटलिज्म और ज्यादा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वायलेंस और ऐसे तमाम चीजों को बढ़ावा दिया है, या फिर कैपिटलिज्म जो है वो पॉजिटिव तरीके से भी अपॉर्चुनिटीज वुमेन के लिए खोला है? सो मैं इस पे जानना चाहूंगा कि आपका क्या टेक है। नो सर, कैपिटलिज्म को हम एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी देख सकते हैं। जैसे आज हर एक फील्ड में जो है विमेन है, क्यों कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म ने ये अपॉर्चुनिटी दी। भले विमेन का रेशियो जो है कम है, लेकिन कैपिटलिज्म के आने की वजह से आज हर एक फील्ड में आप इवन छोटी से छोटी चीजों के लिए भी आपके पास अगर थोड़ी सी स्किल हो, जैसे कि यूट्यूब है, यूट्यूब जैसी चीजें की आपके पास बहुत हाई स्किल नहीं है, बट आप छोटी स्किल है, फिर भी आप वीडियो बना के आज विमेन जो है बहुत सारा पैसा गेन कर सकती हैं। इवन सिर्फ ये यूट्यूब का एग्जांपल नहीं, बल्कि हर फील्ड में ऐसा है। और कैपिटलिज्म के आने की वजह से नई नई अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन जैसी चीजें जो हैं बढ़ी हैं। और इसको हम सिर्फ नेगेटिव वे में नहीं देख सकते। विमेन को सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि विमेन को अपने जो सबऑर्डिनेशन था कहीं ना कहीं उसके लिए सेल्फ अवेयरनेस भी आई है। और 1970 से जो फेमिनिज्म मूवमेंट स्टार्ट हुआ, और उसकी वजह से भी वो कैपिटलिज्म के साथ ही उसने पैरेलल दोनों चले। एंड आज के टाइम पे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वहां पे डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू विमेन अपनी वॉइस को बहुत लोगों तक पहुंचा सकती हैं। पहली चीजें बहुत लिमिटेड थी, पहले भी मैंने एक जगह सेक्रीफाइस करके अपने अगेंस्ट वायलेंस के खिलाफ जो है वो चुप रह सकती, बट आज जो है विमेन उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का लाभ लेके अपनी वॉइस को बहुत दूर तक फैला सकती है। इवन आज के टाइम पे अगर आपके पास बेटर एजुकेशन है, आपके पास अच्छी स्किल है, तो इकोनॉमी में जॉब की किसी भी तरह की कमी नहीं है। आप मैन और विमेन इक्वल हो सकते हैं, बस हमें स्किल एजुकेशन की जरूरत है विमेन को। और कैपिटलिज्म ऐसा नहीं कि एंटरप्रेन्योरशिप है तो सिर्फ मैन बन सकते हैं। कैपिटलिज्म ने दोनों को ये इक्वल अपॉर्चुनिटी दी है, सिर्फ आपको जरूरत है बेटर एजुकेशन, बेटर स्किल की। सो मेरे अकॉर्डिंग जो है कैपिटलिज्म से नो डाउट कि इसने एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया, लेकिन अगर हम अपने एक्सप्लॉयटेशन के प्रति सेल्फ कॉन्शियसनेस ला दे तो हम मैन के जैसी प्रोग्रेस भी कर सकते हैं, 50% रेशियो भी ला सकते हैं। बस वो सेल्फ कॉन्शियसनेस लाना है कि हमारा एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके, और जो अपॉर्चुनिटी है उनको हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। सो दैट्स इट। थैंक यू। Hello. Yes, sir. Ajay, over to you. Ajay, because we are not taking questions because this is the principal's idea. So go ahead with the just try to left. So go ahead. Okay. So your voice is breaking. I got it, Gunjan. I got it. So thank you, sir. Thank you, Nachiketa, sir, for your remarks as well as asking the question, what she felt about the whole capitalism debate. Thank you so much, sir. So moving ahead in the program, I would like to announce the speaker of the month for June and July. So for the June, Miss Salma, she became the speaker of the month, and her topic was psychological impacts of childhood experiences. Unfortunately, she is not with us today. She is outside and she couldn't make it.
So many congratulations to Miss Salma. Secondly, for July, Miss Megha, and her topic was Mithila art and craft. So Miss Megha, if you want to say something, you can. Good evening, everyone. Firstly, congratulations to Manish sir and GSTS team for completing such a wonderful journey, 180th journey. And I read a quote saying, "Everything in life is an omen. There's no such thing such as coincidence." So I am really 100% sure कि कोविड एरा जो था वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह एक ओमेन की तरह सर के लिए काम किया एंड सर ने ये एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करा जिसकी वजह से वी एज अ यूथ एंड वी एज अ यंग स्कॉलर्स गॉट अपॉर्चुनिटीज and such a beautiful platform to present our thoughts, present our papers, and really my experience with GSTS is wonderful. I learned so much things. सर ने सर इतने अच्छे गाइडर हैं, इतना अच्छा गाइडेंस देते हैं एंड ऑफ कोर्स मुझे जीएसटीएस के बारे में अपने सिम मैम से पता चला था और सर थैंक यू सो मच। इफ आप मुझे नहीं बोलते कि मेघा प्रेजेंट करो तो आई गेस मैं इसको और डिले कर रही होती। तो थैंक यू सो मच एंड यू आर सच अ वंडरफुल एंड ग्रेट गाइडर। थैंक यू सर। Thank you so much. Thank you very much, Megha. And we also received the message from the Salma. She is saying that extend my congratulations to the entire GSTS team and thank you for this, the Speaker of the Month. So thank you, Megha, and thank you, Salma. Now moving ahead, and as we believe in the continuity and the change, so I would like to call the Speaker of the next Sunday to brief his topic on the One Nation and One Election. Mr. Kanhaiya, if you are here, you can brief your topic for the next Sunday. Am I audible? Yes, you are. So, very good evening, everyone. My name is Kanhaiya Kumar. Currently, I am pursuing graduation from Shyamlal College Evening in BA program with History and Hindi combination. On next Sunday, I will cover one of the important current topic, which title is One Nation, One Election. One Nation, One Election advocates the synchronization of election in which all the country election can be conducted together. So in 2023, one of the committee has been constituted under the chairmanship of our former President Sri Ram Nath Kovind to examine the feasibility of one nation, one election. And this committee has recently submitted its report to our Honorable President Draupadi Murmu. The key objective of my topic will be what is the meaning of one nation and one election, and what is its historical background. Then after I will cover what is the historical recommendation and demand of one nation, one election. And after that, I will cover what are the some argument in favor and against of this concept. After that, I will cover what is its global perspective. Then I will cover what is its way forward. And finally, I will cover some key highlight of Ramnath Kovind Committee recommendation regarding One Nation, One Election. So I request to everyone kindly join on next Sunday at this platform. Thank you. Okay, so thank you. Thanks a lot, Mr. Kanhaiya. I would also like to ask everyone who is present here to come to the next Sunday and listen Mr. Kanhaiya over his topic, One Nation, One Election, where he is going to present his views about what is One Nation, One Election. He will be talking about that. What is the global perspective about the One Nation, One Election? Like what are the global practices about it? What could be the way forward in India? And he would also like to highlight the key recommendation from the Ramnath Kovind committee that has been recently constituted and also has given its, I think, report. So I would again like to say, come to the next Sunday and grace the talk for the Kanhaiya. So now it's time to close our event. And for closing, I would like to call to present vote of thanks by the Dr. Manish Karamwar. So. Ajay? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you, Ajay. Yeah, one, because right now I'm in the campus, so maybe some technical glitches, but it's 120 seconds for me. It's a very wonderful new start of GSTS with the new principal of Shyamlal Evening College, Mr. Keta Singh sir. And I'm not going to talk about the gender because I'm very orthodox thinking of all these things. So I express my all these thinking
in previous articulations also. But Gunjan, it was a fantastic setup, so you are free to express your views, though I'm not very convinced about 2 or 3 percent. Okay. Okay, and thank you, Gunjan, for giving a wonderful depiction of your own thinking as a third student of Miranda House. You just passed Miranda House. So you have given so many new ideas to young students to take this idea to the new height. And thank you, Professor Nachiketa, sir, to join this talk. And yesterday I went to the college and invited sir for the joining, and for the constant energy for this forum. As to without noticing he joined and when women and I know that few of my guests of honor was there. GSTS 100 like person also from the college department, and you were there. So when you got up to serve the college, I was very happy, at least for the GSTS platform to be continued. So thank you, sir, for giving us blessing to continue, and with all my faculty members, my students, and so many faculty members from not my college or my previous college, for other than the colleges, from this Bandhu colleges, Mahat. Yeah, so thank you very much all, because I'm not going to take each and every name here. This is 6 o'clock and we are very particular about the time. So thank you very much all colleagues, Central Evening College, outside Central Evening College, and special mention for Dr. Rohit Rai, because so many teachers, they are the GSTS ambassadors, and Rohit was the GSTS ambassador for us. So thank you very much. Have a nice day, and we'll meet on next Sunday, same time. Thank you very much. So it's fine. Thank you very much. It's fine. It's fine. If my voice is not properly came out, it's fine. So thank you very much. We'll meet on next Sunday with the new year, and this whole platform, we keep one Sunday for some evening college. This is our idea. We are sustaining this idea for so I think it's time at 6 o'clock. So have a nice day. Thanks, Gunjan and Nachiketa sir for joining. Ajay, can we leave? Ajay, can we leave? Ajay, can we leave? Is it formally over now? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you so much for inviting me. I think. Thank you, sir. Yeah. Okay, thank you.